आवाज आ रही है क्या तीनों को? जी हाँ। जी। हम्म, गड़बड़ हो गई आज, पता ही नहीं चला। अभी मैं बैठ के रीड करते जा रहा था बुक को, तो मीटिंग एंड हो गई बीच में, मैं पढ़ाए जा रहा था फिर भी। मजे ले लिए जूम में मेरे। चलो आ जाओ, 47 पेज नंबर पे आ जाओ, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ज्वाइन हो गए तीनों, मैंग बचा है। चलो 1 मिनट में हो जाएगा। आवाज आ रही है ना तुम दोनों को तो? जी। जी आ रही है। चलो मैंग हो रहा होगा फिर ज्वाइन, अपन स्टार्ट कर देते हैं, इतना कुछ बड़ा नहीं है। अच्छा अपन कहाँ पे थे? 47 पेज नंबर पे। यहाँ तक सुन लिया था ना कि क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे। जी जी। हाँ, तो यहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं कि भाई जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए और क्लोरीन ने ले लिए, तो ये बताओ मेरे को, ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का, यानी कौन सा बॉन्ड है इन तीनों में से? आयोनिक। आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं आवाज आ रही है ना? आ रही है। चलो ठीक है, आ जाओ यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम, देखो मैं 47 पेज नंबर की तीसरी लाइन पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ओवरऑल कितना चार्ज हो गया? नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन इन के एल एंड एम शेल। ये बात समझ में आ गई है ना? जी। जी। हाँ, है तो 17 ही, प्रोटॉन तो 17 ही है क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है उसका। पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। पूरी 9 की कहानी है सर। दिस गिव्स अस अ क्लोरीन एनायन Cl माइनस। ये चीज याद आ रही है? कैटायन क्या होता था? पॉजिटिव। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता था बहुत बढ़िया। और एनायन नेगेटिव वाला होता था। इसकी देखो नेगेटिव इस चार्ज तरह वाला। से याद नहीं रहे तो ऐसा याद कर सकते हो। कैटायन में देखो जो T है, ये प्लस चार्ज जैसा दिख रहा है। हाँ, याद आ रहा है? ऐसा बताया था। जी जी जी। हाँ, अब वो जैसे भी लिखते हो तुम लोग टी को, इसको इस हिसाब से बस याद रखो कि टी जो है इस तरह से बनाते हैं अपन, प्लस जैसे, है ना? तो ये प्लस चार्ज है कैटायन पे। उसके बाद आ जाओ रीड करता हूँ उसके आगे। दिस गिव्स अस क्लोरीन एनायन। तो क्लोरीन एनायन क्यों बोला? नेगेटिव है क्योंकि Cl minus. So both these elements can have a give and take relation between them as follows. Give and take relation क्यों बोला? क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक दे रहा है एक ले रहा है। तो इस लाइन के एंड में ब्रैकेट में ऐसे लिखा जा सकता है, ब्रैकेट में लिख दो कि आयनिक बॉन्ड हैज फॉर्म्ड, आयनिक बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड। इस तरह से ब्रैकेट में लिख दो लास्ट में बस। जी लिख दिया। लिख दिया? हाँ। चलो बढ़िया। अब देखो, अब ये जो नीचे ये चीज लिखी है ना, ये तुम्हें एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। जो नीचे इन्हें करके दिखाया है, ब्लू कलर से दिख रहा है, उन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हुए दिखाया है। जी दिख रहा है। हाँ, इसकी अभी और अपन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, है ना? तो इसको पहले देख लो, अच्छे से समझ लो क्या हुआ है। सबसे पहले उन्होंने बनाया Na ने क्या किया? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम कैटायन बन गया है। ये देखो पहली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। पहली वाली रिएक्शन देखो, Na ने क्या किया है? Na प्लस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। Cl ने क्या किया? देखो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cl माइनस, यानी Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बन गया? क्लोरीन एनायन बन गया। तो ऊपर हो गया सोडियम कैटायन, नीचे हो गया क्लोरीन एनायन, है ना? तो अब देखो नीचे उन्होंने ओवरऑल रिएक्शन दिखा दी कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, देखो सोडियम के ऊपर एक डॉट बनाया उन्होंने, और क्लोरीन के आसपास उन्होंने एक्स क्रॉस बना दिए कि क्लोरीन के एटम, क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सोडियम का जो एटम है वो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? अपन भी ऐसे ही करेंगे, मेटल के लिए डॉट बनाएंगे और जो अपना वो होगा नॉन मेटल, उसके लिए अपन क्रॉस बना देंगे उसके इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 एक्स दिख रहा है अपन को। और Na के पास एक ही डॉट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो उसने वही एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया क्लोरीन को। अब देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बन गया है?
वहां पे Na लिख दिया ब्रैकेट में, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, और क्लोरीन को देखो 7 उसके पास x है, यानी 7 उसके खुद के इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, डॉट आ गया है सोडियम का। तो ओवरऑल देखो Cl के ऊपर वहां पे लिखा है छोटा सा नेगेटिव चार्ज करके उन्होंने लिख दिया, ये दिख रहा है। जी और सोडियम का बोलो, तीनों की आवाज आनी चाहिए, प्रोसेस समझ में आ गई है? जी आ गई। गोपाल तेरे को भी आ गई, डाउट तो नहीं है? नहीं भैया आ गए समझ में। चलो बढ़िया, इसकी और अभी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत क्लियर होती जाएगी एंड तक। ठीक है, देखो एक एग्जांपल और दिया है ऐसे ही अगले पेज पे, चलो आते हैं उस पर भी। हाँ देखो, उसके नीचे मैं जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ। सोडियम एंड क्लोरीन आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज। अब देखो मैंने क्या बताया था, बॉन्ड क्या होता है, दो चीजों के बीच का अट्रैक्शन, उसको बोल देते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इस बात को दिमाग में रख के पढ़ना। Sodium and chlorine ions, being oppositely charged, attract each other and are held by strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride. NaCl ये अपनी कॉमन सॉल्ट होती है, जो नमक रहता है ना घर के अंदर, वो यही रहता है। याद आ रहा है, एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा था अपन ने। जी हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ऐसा कुछ पढ़ा था, उसमें फिर बहुत सारी चीजें बन रही थी, उसके यूजेस याद कर रहे थे अपन, वो सब याद आ रहा है थोड़ा बहुत? जी जी उसको भी रिवाइज कर लेंगे बाद में, याद होता जाएगा। आ जाओ, तो सोडियम और क्लोरीन आयंस की बात हो रही है, ये अपोजिट चार्ज है इनपे, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं ईच अदर, और अट्रैक्शन को ही तो क्या बोल देते हैं, केमिस्ट्री में बॉन्ड बोल देते हैं इसको। एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों बोला, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो उनके बीच में फोर्स होगा वो कौन सा होगा, ग्रेविटी तो होगी नहीं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उनके बीच। छोड़ो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये, है ना, बस ओवरऑल वो बताना क्या चाह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे by strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride NaCl. It should be noted that sodium chloride does not exist as molecules but aggregates of oppositely charged ion. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक? नहीं नहीं। नहीं चलो बढ़िया। देखो एक चीज और उन्होंने बोल दी है कि जो वो है अपना सोडियम क्लोराइड, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, वो एग्रीगेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अपोजिटली चार्ज आयन। यानी मैं ऐसा बोलना गलत है कि NaCl का एक मॉलिक्यूल होता है ना, अगर ऐसा बोलते हुए आ रहे थे तो चलता है, पर ऐसा बोलना थोड़ा गलत है, क्योंकि NaCl जो रहता है ना उसका स्ट्रक्चर एक लैटाइस जैसा रहता है। लैटाइस यानी बेसिकली एक क्या बोलूं मैं, बहुत सारी ऐसा समझो बॉल्स है, बहुत सारी मैंने बॉल्स पैक कर दी आपस में, एक बॉक्स है उसमें बहुत सारी बॉल्स भर दी है मैंने। दो बॉल्स, ऐसा नहीं कि दो बॉल जुड़ी हुई है किसी डंडे से, वो हो जाएगा ये वाला अपना कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। यहाँ पे इस तरह से होता है कोवेलेंट बॉन्ड में कि उनको उसी पोजीशन में वहां पे ऐसे फिक्स रहना पड़ता है, पर ये एग्रीगेट जैसा है, यानी एक डब्बा है उसमें मैंने बहुत सारे सोडियम के एटम्स डाल दिए, बहुत सारे क्लोरीन के एटम्स डाल दिए, तो मैंने बोल दिया NaCl है। थोड़ी बात समझ में आई क्या? अपना जो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, है ना, इसके अपोजिट में जो अपना कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें फिक्स रहना पड़ता है अपन को। बेसिकली इसमें ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पे दो बॉल्स है, बॉल्स यानी एटम की बात कर रहा हूँ, दो बॉल्स है, उसके बीच में मैंने एक डंडा फंसा दिया, दोनों बॉल्स को वहां पे, है ना, दोनों बॉल्स को, और बीच में एक डंडा लगा दिया, तो इस तरह से अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, दोनों को ऐसे फिक्स रहना पड़ता है। पर आयनिक बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं, वो फैले पड़े रहते हैं पूरे स्ट्रक्चर में। एक डब्बा है उसमें मैंने बहुत सारी बॉल एकदम टॉप तक भर दिया और उसको पैक कर दिया डब्बे, ये है मेरा एक आयनिक कंपाउंड। थोड़ी बात समझ में आई क्या? जी जी हाँ, इस लाइन को अंडरलाइन किया जा सकता है ना, बाकी सब तो कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा। इस वाली लाइन को पर अंडरलाइन कर सकते हो क्योंकि भूल सकते हो। ये देखो, इट शुड बी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से अंडरलाइन कर लो, इट शुड बी नोटेड से। मिल गई तीनों को? जी जी सर जी बहुत बढ़िया। लास्ट लाइन पे आ जाता हूं मैं। लास्ट लाइन क्या लिखी है कि लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl का। आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक सेकंड रुको। हाँ, आवाज आ रही है? जी जी ठीक है, 48 पेज नंबर पे आ जाओ, टॉप पे देखो। 48 पेज यहाँ नंबर पे टॉप पे हमने क्या किया, मैग्नीशियम क्लोराइड का बता रहे हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है,
देख पा रहे होगे तुम लोग कि मैग्नीशियम जो है ये अब 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और पर क्लोरीन जो है वो तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। बात समझ में आई ना क्या बोली मैंने? जी जी हाँ, मैग्नीशियम को क्या करना है, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है ना, ये दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है मैग्नीशियम, बेमग का असर बारह मग मैग्नीशियम, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन देगा। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन देगा ही। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, पर क्लोरीन जो है उसके पास तो जगह एक की है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ये तीनों को प्रॉब्लम समझ में आई क्या बोली मैंने? जी आ गई। जी अब ऊपर क्या, तो इसलिए अब क्या करना पड़ेगा अपन को, 2 क्लोरीन एटम ले आएंगे अपन, है ना। एक को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दूसरा भी ले आओ, तो 2 क्लोरीन एटम्स हो गए। तो अब ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, मैग्नीशियम एक ही होगा पर, है ना, क्योंकि एक मैग्नीशियम अकेले ही 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और क्लोरीन 1 ले रहा है, दूसरा क्लोरीन 1 ले रहा है, तो ओवरऑल इस तरह से एक्सचेंज हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई? जी जी तो देखो लिखने का तरीका देख लो किस तरह से, एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। अगर उन्होंने बोला कि बताओ कि कोई ऐसा कंपाउंड कैसे बनता है, मैंने बोल दिया कि पोटेशियम क्लोराइड कैसे बनता है ना, सोडियम क्लोराइड तो देख लिया अपन ने, पोटेशियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो उसका अपन को इस तरह से लिखना पड़ेगा कि पोटेशियम क्या बन जाएगा, K+ बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देगा, उसके नीचे क्लोराइड क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Cl- बन जाएगा, और नीचे फिर ये डॉट वाला स्ट्रक्चर बना देंगे। आ जाओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या है, टॉप पे देखो, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और 2+ बन गया, मैग्नीशियम कैटायन आ गया अपने पास। नीचे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोराइड आयनायन बन गया, है ना, क्लोरीन तो एक ही एटम लेता है, पर एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, सॉरी, है ना, तो क्लोरीन आयनायन बन गया। अब देखो नीचे डॉट स्ट्रक्चर उन्होंने दिखा दिया ओवरऑल कि मैग्नीशियम के पास 2 डॉट्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, मेटल के इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाए उनमें, और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन यानी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्रॉस से दिखाए। तो मैग्नीशियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन गया, एक क्लोरीन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास। तो देखो ओवरऑल क्या बन गई, स्पीशीज क्या बन गई अपनी, Mg2+, एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर क्या है, क्लोरीन माइनस, और 2 लिख दिया नीचे क्योंकि 2 है, 2 Cl- के एटम्स हैं। तो किस तरह से होगा, क्लोरीन के देखो x कितने हैं उसके पास, 7x है, और 1 इलेक्ट्रॉन किसका आ गया, मैग्नीशियम का, और ऐसे 2 क्लोरीन है। बोलो बात समझ में आ गई? जी जी मैं तेको भी आई ना? जी हाँ बोलते रहना तीनों, चलो बढ़िया। फिर उसका पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ उसके नीचे का, द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, द कंपाउंड फॉर्म्ड, है ना, जो 48 पेज नंबर की पहली लाइन है, द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा, आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इस वर्ड की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, है ना, आयनिक वर्ड ही ज्यादा यूज होता है, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जी फिर भी चलो दिमाग में रखना है। उसके बाद कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2, हाँ बता दो मेरे को एक बार, MgCl2 में कैटायन कौन है, कैटायन यानी प्लस किस पे, मैग्नीशियम। बहुत बढ़िया, मैग्नीशियम कैटायन है अपना, क्योंकि Mg2+ है ना, 2+ है इस पे, कैटायन है। तो एनायन कौन सा हो गया, Cl। बहुत बढ़िया। चलो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले जो सामने लिखा है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें ऐड कर दी मैंने आसपास, ले लिया? ले ली। चलो भाई, तो अब अपन थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं, इस तरह से अपन को सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आगे लिखा है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, वो कुछ नहीं लगेगा उसमें, 10 मिनट लगेंगे ज्यादा ज्यादा, 5-10 मिनट, तो वो तो फटाफट हो जाएगा। ये एग्जांपल थोड़े से समझना जरूरी, एक मैं पहले करके दिखा दूंगा, उसके बाद तुम लोग ट्राई करना। चलो एक काम करते हैं, एनसीईआरटी में ही जो एग्जांपल दिया ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए होंगे कुछ, वही ले लेते हैं, तो क्वेश्चन भी उस टाइम पे फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 49 पेज नंबर पे आप क्वेश्चन दिख रहे हैं, जी हाँ उसमें देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन क्या है ना, फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। ट्राई करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी क्या होता है, बस कि आउटर मोस्ट शेल जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो बस मतलब एटम का आउटर मोस्ट शेल जो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है बस वो दिखा दो डॉट से, बात समझ में आई क्या? जी हाँ ठीक है, इसको भी एक चलो थोड़ा सी हेडिंग टाइप बना देते हैं कि डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाने हैं।
है ना, बहुत ही इजी है वैसे, और शायद तुम लोगों ने पहले भी कभी ना कभी तो बनाई है वो, जी बनाए हैं। है ना, 9th में कभी ना कभी तो कुछ तो किया होगा ऐसे। आ जाओ, तो पता नहीं था बस कि अपन आयनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, तो आयनिक कंपाउंड में अपन पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ नहीं करना है इसमें, क्या बनाना है अपन को, आउटर मोस्ट शेल बना देना है बस, आउटर मोस्ट शेल, बस इतना ही होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आ जाओ, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस किस के बनाने हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ठीक है, बना के देखते हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ठीक, तो एक चीज बस, एक जनरल सा रूल सा बना लेते हैं कि मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल के इलेक्ट्रॉन डॉट से बनाएंगे, डॉट यानी कैसा, इस टाइप का, और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन बनाएंगे अपन क्रॉस से। एनसीईआरटी ने भी यही फॉलो किया है, तो अपन भी ऐसे ही करते हैं, क्रॉस से। ठीक, मेरे को बताओ सोडियम एक मेटल है या नॉन मेटल है? हाँ सोडियम है मेटल। मेटल है। हाँ बहुत बढ़िया, पहले ग्रुप में आता है हलीना, है ना, पहले ग्रुप में आता है, यानी इलेक्ट्रॉन देगा +1 वाला। तो जी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट ग्रुप में आता है ये? 3। हाँ बहुत बढ़िया, एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके आउटर मोस्ट शेल, बस कैसा हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल हो गया इसका, ये बस खत्म हो गया, समझ में आई बात? जी। आओ मैं दिखाता हूँ एक बार, एनसीईआरटी का पेज नंबर 47 पे आओ, वहां पे देखो 47 पेज नंबर पे जो रिएक्शन लिखी थी उसमें देखो, सोडियम का जब डॉट स्ट्रक्चर बनाया था तो ऐसे ही बनाया एनसीईआरटी ने भी, तीसरी वाली जी। रिएक्शन देखो उसमें, हाँ ये देखो, सोडियम के ऊपर एक डॉट है और वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को, बात समझ में आ गई? सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन, हाँ एक इलेक्ट्रॉन सोडियम जो है क्लोरीन को दे रहा है। चलो बढ़िया, तो सोडियम का तो समझ में आ गया इजीली। ऑक्सीजन का मेरे को बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक बार खुद ट्राई करो, ऑक्सीजन का किस तरह से बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिर मैं बनाता हूँ। मैग्नीशियम का भी ट्राई कर लेना, फिर मैं बताता हूँ। हो गया मेरा। गोपाल, मयंक, तुम दोनों का भी हो गया? जी। मयंक हुआ क्या? अरे आवाज नहीं आ रही क्या? राम, गोपाल, तुम दोनों को आवाज तो आ रही है ना मेरी? जी क्लियर। जी। चलो देखते हैं, आ जाओ, पहले मैं बना देता हूँ दोनों का। सोडियम जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो अपन को समझ में आ गया, तो इसका तो इजीली बन गया। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, बताओ मेरे को। 3। 6, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के। तो अब इसको, ये तो नॉन मेटल है तो इसके अपन क्रॉस से बताएंगे, कैसे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ऑक्सीजन। तीनों को समझ जी में आ गया? जी ऐसे ही बना। चलिए, मैं तेरे को भी समझ में आ गया ना? जी। चलो बढ़िया, तो देखो ऑक्सीजन के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2। 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया अपना ऐसे। अब ये अगर थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, कैसा पता चलेगा, तो हल्की सी 9th की कहानी है, और फिर भी अगर समझना है ना तो ये 5th चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, अभी नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो अभी थोड़ा बहुत याद कर सकते हो तो कर लो कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, है ना, ऐसे ही टाइप के कॉमन रहते हैं। क्लोरीन के पास जैसे 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस तरह से, उसको अपन 5th चैप्टर में बहुत इजीली अपन को बहुत आसानी से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरी अपन देख लेंगे ना पीरियोडिक टेबल, बहुत इजी हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ले लिया।
कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना किसी को? नहीं। चलो आ जाओ, सेकंड पार्ट पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के ही, है ना। अपन 49 पेज नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे थे। तो पहला, उसका पहला पार्ट हो गया था फर्स्ट क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में क्या है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है अपना मेन चीज, ये एग्जाम में पूछी जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा अपन को, सीधे आएगा नहीं बना के दिखाओ, तो 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मतलब वो बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से हो। ठीक है, तो एक एक करके लेते हैं अपन। पहला है Na2O का मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, उसके बाद तुम लोग उसका कर लेना, है ना। MgO का एक बार ट्राई करना जल्दी से। तो Na2O का क्या होगा, 2 Na के मॉलिक्यूल है, यानी इस तरह से कुछ लेंगे कि भाई 2 है Na के मॉलिक्यूल, तो ये क्या करेंगे, 2 Na प्लस बन जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये बताओ, पहली रिएक्शन समझ में आई? जी जी। बहुत बढ़िया, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 अपने पास Na प्लस बन गए। इसके अलावा क्या है, Na2O है ना, और तो एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की तो वैलेंसी 2 है ना, तो उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, O को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या बन जाएगा, O2 माइनस बन जाएगा। ये हो गई पहली 2 रिएक्शन। अब मैं बनाऊंगा इनका डॉट स्ट्रक्चर, है ना, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से मैं आयनिक बॉन्ड बना के दिखाऊंगा। तो कैसे बनेगा आयनिक बॉन्ड, Na, देखो जैसे जिस तरह से एनसीईआरटी करती है वैसे ही करना है इनका, एरो भी उस तरह से बनानी है, सब कुछ उस तरह से करना है। तो Na के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक और Na है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा, एक Na इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा Na एक इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा एक चीज और थोड़ी सी ध्यान रखना, ये कभी भी जो एरो बनाओगे ना, इसको सीधी मत बना देना, क्योंकि वो एक दूसरा टाइप का बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अपन जो मैंने देखा है। तो ये जो है सीधी मत बना देना एरो, वो उसपे मार्क्स कट सकते हैं। रेयर है कि अगर मैम को जैसे पता होगा तो ही काटेंगी, पर इसको सीधी मत बनाना, बेंड करके बनाना हल्का सा। बात समझ में आई तीनों को? जी जी। बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा सोडियम किसको, ऑक्सीजन को। तो 2 सोडियम हो गए, और ऑक्सीजन के कितना मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक ही है ना। तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, Na2O। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे लास्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, 2 Na के मॉलिक्यूल है, तो क्या बन जाएगा, Na प्लस को मैं लिखूंगा 2, और बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर में नॉन मेटल को लिखूंगा यानी ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के ऊपर पहले बताओ मेरे को चार्ज कितना होगा, सोचो। 2 होगा क्या? हाँ बहुत बढ़िया, 2 इलेक्ट्रॉन ले ली ना उसने, तो 2 माइनस चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। बोलो तीनों को समझ में आई वाली बात? जी। जी तो जी। देखो 2 Na प्लस है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 माइनस चार्ज है, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज है। तो ओवरऑल देखो बैलेंस है दोनों, Na प्लस के 2 है ना, तो ओवरऑल 2 प्लस हो गया, और ऑक्सीजन के एक के अकेले के ऊपर 2 माइनस है, तो ओवरऑल बैलेंस हो गया 2 प्लस 2 माइनस। चलो ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 में को 2 डॉट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इतने 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम के लिए, है ना। मेटल के डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन मेटल के क्रॉस। ठीक है, कुछ बचा तो नहीं, चलो सब हो गया। ठीक है, ये वाली प्रोसेस समझ में आ गई पूरी? ये जो ऊपर ये 2Na प्लस, वो स्टार्टिंग का समझ नहीं आया, बाद का आ गया समझ में। हाँ हाँ देखो, अच्छा एक काम करो, एनसीईआरटी में ये वाला देखो, पेज 48 को देखो, और टॉप पे देखो पेज 48 के पहली रिएक्शन Mg वाली। जी जी वैसा वैसे किया है मैंने, है ना। सोडियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए अपने, बेसिकली क्या किया, एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, और अपन को कितने सोडियम चाहिए थे, 2 सोडियम चाहिए थे, इसलिए अपन ने क्या जी किया, 2 सोडियम को पकड़ा, उन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, है ना। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन को एक ही चाहिए, तो एक ऑक्सीजन ही 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लिए, तो O2 माइनस बन गया। 2 Na प्लस है, O2 माइनस, तो Na के कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन का 1 है, तो ऑक्सीजन ने कितने ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक एक Na से, है ना। हर एक Na एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, उसके पास आउटर मोस्ट एक ही, तो Na प्लस के 2 हो गए, और O2 माइनस से एक ही है। एनसीईआरटी के भी देख लो एग्जांपल, देखो वैसा का वैसे दिखेगा, तो समझ में आ गया ना? जी चलो बढ़िया, ऐसा का ऐसा ही अपन को लिख के आना है अगर पूछा जाए कुछ। जी। चलो कोई डाउट तो नहीं आ रहा तीनों में से किसी को? नहीं। नहीं। एक सेकेंड,
ठीक है, आज मैथ्स की जो क्लास है ना 6 बजे होगी शाम को, और अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो मंडे से होगी फिर, ठीक है। जी 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 हाँ पूछ लो ना क्यों, आगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा बेटा? नहीं अभी नहीं आ रहा। अभी वैसे नहीं भी तुम लोग को आती है। मंडे को टेस्ट है, उसकी प्रैक्टिस ही कर रहे होगे ना? जी, और आपने एग्जाम्पल करने को बोले तो वो करना। एग्जाम्पल मैंने लेवल 2 तक कर लिए हैं, लेवल 3 के बच्चे हैं मेरे। अच्छा, एग्जाम्पल तक कर लिए तो ठीक है। यदि मैं शाम को फ्री रहूंगी तो लूंगी, तो फिर अपन प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, है ना? जी जी फिर कल और परसों न लेके फिर मंडे को तुम्हारा पेपर हो जाए, फिर उसके बाद ही नया शुरू करेंगे सर्कल का। जी ठीक है, जी जी ठीक है। जी मौसम। चलो ठीक है, अपन कंटिन्यू करते हैं। 49th का सेकंड वाले में क्या हो गया, Na2O हो गया, ये तो बना के देख लिया। MgO जल्दी से एक बार ट्राई करके देखो, मैं बता रहा हूँ। इसी ऐसा का ऐसे ही फॉर्मेट रखना है एकदम। मेरा बाकियों का हुआ, स्टार्ट करूं क्या? जी। गोपाल, मयंक, तुम दोनों का हो गया? मयंक है नहीं क्लास में, मेरा मेरा भी। देखा मैंने, एक सेकेंड। हाँ चलो, आवाज आ रही है? राम गोपाल तुम दोनों को तो आ रही है ना? जी जी आ रही है। चलो रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। राम आवाज आ रही है ना? देखो, जी। चलो बढ़िया। MgO का देख रहे थे अपन, है ना? चलो एक सेकंड में और देख लेता हूँ, वो उसमें तो नहीं है वेटिंग रूम में, फिर मैं MgO का बता रहा हूँ। चलो आ गया मयंक भी। मयंक आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। MgO का बता दूं? जी मयंक MgO का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, देखते जाना। जी भैया। चलो आ जाओ जल्दी से। देखो Mg जो है, तो ये क्या करेगा अब? Mg अपन को कितने चाहिए? एक चाहिए। ऑक्सीजन कितना चाहिए? एक चाहिए। ये बात समझ में आती है ना? कंपाउंड को देख के समझ में आ जाएगा ये तो। जैसे Na2O में क्या समझ में आया अपन को? Na के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। वैसे ही MgO में क्या समझ में आएगा अपन को? Mg 1 चाहिए और ऑक्सीजन 1 चाहिए। तो एक Mg पकड़ा मैंने, और Mg कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा बताओ मेरे को? 2। बहुत बढ़िया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो 2+ वैलेंसी होती है Mg की। बेमक कासर बारह इन सब की 2+ वैलेंसी होती है। तो Mg 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा बताओ? 2। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसकी भी 2- वैलेंसी होती है, इसकी याद आ रही है। ठीक, तो Mg2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, मतलब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, ऑक्सीजन ने 2 ले लिए, तो O2- बन गया। ठीक है, यहाँ तक देखो सेम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं। चलो बढ़िया। अब आखिरी स्टेप क्या हो जाएगी अपने डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें एक Mg है, एक ही ऑक्सीजन है, पर इलेक्ट्रॉन 2 है यहाँ पे, यानी Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 डॉट बन जाएंगे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन।
2 3 4 5 6, इसको क्रॉस से दिखाएंगे, है ना। तो देखो किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है अभी, तो इसके बाद 6 है और इसके बाद 2 ज्यादा है, ये 2 दे देगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसके पहले वाला, है ना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। और ऑक्सीजन का अपन को ऑक्टेट कंप्लीट दिख जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अपन देंगे तो अपन को दिख जाएगा कि 8 होगा इसके बाद। तो ये कैसे देंगे अपन? अच्छा बताओ, सीधी लाइन बनाओ या टेढ़ी लाइन बनाओ? टेढ़ी। हाँ टेढ़ी। टेढ़ी बनाओ, बात का ध्यान रखना, है ना, क्योंकि मेरे एक बार कट चुके हैं मार्क्स, इसलिए मेरे को याद रहेगा, है ना। हमेशा इसकी टेढ़ी बनानी होती है, सीधे वाला एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके होता है, ऑलरेडी होता है ना, तो वो कंफ्यूजन ना होना नहीं होना चाहिए उसमें। तो ठीक है, तो ये इस तरह से हुआ था। और क्या है, इसका नाम MgO है, तो ये क्या करेगा, Mg2+ बन जाएगा। कितने बनेंगे, 1 या 2 बनेंगे, बताओ मेरे को Mg2+ के। Mg2+ कितने बनेंगे, सोच के देखो। 1। हाँ 1 ही बनेगा, है ना, स्ट्रक्चर से समझ में आता है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया इसके ऊपर ब्रैकेट, और इसके ऊपर बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि नॉन मेटल के ऊपर, है ना, इस तरह से चलेगा, नॉन मेटल के ऊपर ब्रैकेट भी इस तरह का बनाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन भी सारे दिखाने पड़ेंगे, मेटल में प्लस चार्ज दिखा दोगे काफी। तो नॉन मेटल ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन के पास कितने थे पहले, 6 तो थी, और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 2 डॉट और बना दी, और 2- चार्ज हो गए। तो ये देखो ओवरऑल बैलेंस है, मैग्नीशियम 2+, ऑक्सीजन 2-। तो ये देखो सब कुछ बैलेंस्ड है ओवरऑल। बताओ बात क्लियर हो गई है? जी क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना स्ट्रक्चर बनाने में? नहीं। चलो बढ़िया। और क्वेश्चन लगाओगे और ऐसे बनेंगे स्ट्रक्चर, और ऐसे मिलते जाएंगे, चाहो तो मैं भी दे दूंगा होमवर्क के तौर पे, है ना, सैटरडे संडे में ट्राई कर लेना, 2-3 ऐसे स्ट्रक्चर दे दूंगा, बना के ले आना। चलो ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं 2-3 मार्क के, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे कि बस ये स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, आयनिक बॉन्ड बना के दिखा दो। तो ये देखो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया ना, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बन चुका है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको ही आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। वो बॉन्ड अपन को ऐसे दिखता नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं होता, ये पूरे एग्रीगेट्स होते हैं। एग्रीगेट यानी बस इकट्ठा ढेर लगता है इनका, सोडियम के बहुत सारे, क्लोरीन के बहुत सारे, इनके बीच में कोई बॉन्ड करके ऐसा दिखेगा नहीं, पर आपस में बुरी तरह चिपके होते हैं एक दूसरे से, उसको ही बस बोल देते हैं बॉन्ड है। क्योंकि मैं जो अपना कोवेलेंट बॉन्ड था वहां पे अलग से दिखता है कि यार 2 इलेक्ट्रॉन ये बीच में बैठे हुए हैं, इसको अपन एक डंडे से रिप्रेजेंट कर देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखता, यहाँ पे बस ऐसा लगता है बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं एक दूसरे से, कोवेलेंट से भी ज्यादा अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, देखेंगे अभी प्रॉपर्टीज में, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और बुरी तरह चिपके होते हैं आपस में, इसको बोल देते हैं कि आयनिक बॉन्ड है, कोई इनके बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है ना। एक्चुअल में क्या है, ढेर सा लगा होता है, बहुत सारे Mg2+ होंगे, बहुत सारे O2- होंगे, है ना, दो के बीच में ऐसे बॉन्ड बना होगा, पर ऐसे दिखेंगे नहीं कि पेयर में है अलग अलग, बस इकट्ठे हो रखे होंगे। बताओ थोड़ी बात समझ में आ गई है ना? जी। चलो आ जाओ, अब 48 पेज नंबर पे वापस आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, एकदम 5 मिनट का टॉपिक है, खत्म करते हैं, तो ये पार्ट अपना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक्टिविटी काम की नहीं है। टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। हाँ काम की नहीं है। 49 पेज नंबर पे आ जाओ, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। चलो तीनों पहुंच गए? जी। देखो भाई, ये प्रॉपर्टी जो है ना आयनिक कंपाउंड की, इसमें तुम्हें बात समझ में तब आएगी जब अपन एक्चुअली चौथा चैप्टर पे आएंगे। जब कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे ना, तो उनकी प्रॉपर्टी एकदम उल्टी सी होंगी, है ना, इनके बीच में डिफरेंस बनाया जाएगा फिर कि आयनिक कंपाउंड में क्या होता था, इस तरह की चीजें होती थी, कोवेलेंट में ऐसा नहीं होता है या काम होता है। बात समझ में आई? अभी इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी इनकी काम की है नहीं, अभी तुम्हें लगेगा बस अलग अलग प्रॉपर्टीज है इनकी, काम की तब समझ में आएंगी कि अब कोवेलेंट में दिखेगा कि एकदम उल्टा हो रहा है कोवेलेंट कंपाउंड। चलो ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ, 49 पेज नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना। यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं ना, इतना बस याद रखो, जैसे जो नमक होता है तुम्हारे घर का, है ना, वो क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो अपन ने देखा अभी Na+Cl-, ये भी तो कोवेलेंट कंपाउंड ही, सॉरी आयनिक कंपाउंड भी है ये भी, तो इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत याद रहेगी ना तुम्हें, तो ये समझ में आ जाएंगी जितनी भी प्रॉपर्टीज है। देखो पहले देखो, नमक को याद रखना, दिमाग में रखना कि नमक जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, घर का जो नमक है। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ना। पहला देखो फिजिकल नेचर, तो फिजिकल नेचर क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड होता है नमक, एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात समझ में आ गई ना? हार्ड होते हैं अपना जो नमक रहता है, जैसे उसका जो, जैसे कोई क्रिस्टल लो, वो कितना हार्ड रहता है, बात रियलाइज हो रही है? जी। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, कोवेलेंट से ज्यादा, कोऑर्डिनेट से भी सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है,
इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा अपन को एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब जाके टूटेगा ये। चलो ठीक है, देखते हैं। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. तो ये चीज ब्रिटल वाली चीज मैंने याद है बताई थी। जी जी ब्रिटल, हाँ ब्रिटल कांच जैसा हो जाता है ना, कांच जैसा। जैसे ऐसा कभी देखा है कोई, जैसे माइन रहती है इनकी या क्या रहती है कि जब उसका वो आता है नमक जो होता है वो ऐसे छोटे छोटे पीसेस में नहीं होता ओरिजिनली, है ना, एक बड़ा गट्ठा टाइप का होता है, उसको पत्थर से तोड़ अपने कुछ क्या हथौड़े से तोड़ते हैं तब वो टूटता है छोटे छोटे पीसेस में। जी जी तो ना ऐसा, जी हाँ तो वो वैसा, उसका क्या मतलब है कि ये कंपाउंड किस तरह के हैं, इनका बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, Na और Cl को अलग नहीं कर सकते, पर उनके मतलब बहुत सारे Na और Cl है, उनको थोड़े थोड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो एक तरह से। बात समझ में आ गई ना? जी जी देखो, हाँ दो चीजें होती हैं, एक होता है कि ब्रेक कर दिया मैंने फिजिकली यानी बस मैंने तोड़ दिया उसको, एक होता है मैंने उसको मॉलिक्यूल्स को, एटम को ही अलग कर दिया, तो ये मैंने केमिकली तोड़ दिया उसको। जैसे ये देखो NaCl, 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 तो ऐसे बहुत सारे NaCl है मेरे पास। अगर मैं हथौड़े से इसको इस तरह से तोड़ दूं कि NaCl अलग हो जाए, है ना, तो ये तो नॉर्मल है, ये तो किया जा सकता है और बहुत इजी हथौड़े से किया जा सकता है। पर अगर मैं चाहता हूँ ये Na और Cl के बीच का जो बॉन्ड है ये अलग हो जाए, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? जी चलो बढ़िया, देखो आगे मैं बढ़ते जा रहा हूँ। तो दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो हथौड़े से मारोगे तो टूट जाएंगे, बस इतना बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी कितनी हीट देनी पड़ेगी इनको पिघलाने के लिए, और बॉइलिंग यानी इनको भाप बनाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो इस काम के लिए क्या करना होता है, इनको जब मेल्ट कर रहे हैं, भाप बना रहे हैं, तो इस काम के लिए अपन को ये बीच का बॉन्ड तोड़ना होता है इनका। जैसे MgO की बात करो तो बीच का Mg और O के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, NaCl की बात करो Na और Cl के बीच का, तो आयनिक बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है अपन को। और भाई अब आयनिक बॉन्ड तोड़ रहे होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सोच के बताओ मेरे को, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? सोचो सोचो, एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी इनको तोड़ने में? ज्यादा। बहुत बढ़िया, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तीनों को बात समझ में आई वाली? जी आ गए। जी आ गए। चलो बढ़िया। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और कोवेलेंट कंपाउंड का इनसे कम होता है। ये डिफरेंस भी थोड़ा बहुत समझते जाना साथ साथ। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आउटर, नहीं ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक यानी आयन के बीच का, यानी कैटायन और एनायन का बीच का, यानी Mg और O के बीच का, या Na और Cl के बीच का। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इसलिए। उसके बाद क्या, सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता बेसिकली।